सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर नेशनल करंट अफेयर की हमारी जो सीरीज है वो चली हुई है साल 2025 के लिए मेरे भाई। ठीक है, तो कल इसकी क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि क्लास इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि कल वाली जो क्लास थी ना, ये इसके अंदर 3 टॉपिक थे और तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो मुझे जो है सेपरेटली एक एक करके वेरीफाई करने पड़े। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम 3 टॉपिक करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, 3 टॉपिक हम यहां पर करने वाले हैं और तीनों टॉपिक से मिनिमम आपसे यहां से एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा और मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम यहां से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैक्सिमम आज यहां से जो है 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि 1 से 3 मार्क्स जो है आपके पक्के हो सकते हैं सेपरेट इस वीडियो से, सिंगल इस वीडियो से। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है मेरे भाई। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक हम यहां पर कवर करने वाले हैं आज तो मैं बता देता हूं। 2025 के विभिन्न ऑपरेशन मेरे भाई। ठीक है, 2025 के विभिन्न ऑपरेशन, जैसे कि आप स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, एक बार अभी दिखा देता हूं। विभिन्न ऑपरेशन मेरे भाई। ठीक है, ऑपरेशन, यही ऑपरेशन जैसे कि भाई ऑपरेशन स्वदेश किसके लिए चलाया गया था, डायरेक्ट आपसे जो है नाम पूछा जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपसे नाम पूछा जाएगा न्यूज देकर। कैसे पूछेगा बताइए, निम्नलिखित में से ईरान में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए भारत केंद्र सरकार ने जो है ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा वापसी के लिए किस अभियान को शुरू किया था या फिर किस ऑपरेशन को लॉन्च किया था, तो आपको बताना पड़ेगा ऑपरेशन स्वदेश को जो है लॉन्च किया था। ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे यहां से पूछे जाएंगे टॉपिक नंबर 1 से। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम यहां पर क्या करेंगे, तो दूसरा टॉपिक हम करेंगे भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट मेरे भाई। ठीक है, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। प्रमुख रिपोर्ट भारत सरकार की वही भाई जैसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के अंतर्गत जो है सूचकांक 2024 का है या फिर 2025 का है, उसमें किस शहर को जो है पहले नंबर पर रैंक मिली है, अगर हरियाणा को रैंक मिली है तो हरियाणा किस रैंक पर है, ये सारी रिपोर्ट हम देखेंगे वर्ष 2025 की भारत सरकार की मेरे भाई। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम क्या देखेंगे, तीसरा टॉपिक भी यही है विश्व के, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा विश्व स्तर पर मेरे भाई। ठीक है, विश्व स्तर पर विभिन्न रिपोर्ट, सूचकांक 2025। ठीक है मेरे भाई, तो ये 3 टॉपिक जो है आज हम यहां पर कवर करने वाले हैं और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसी के लिए जो है कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा था और सारा मेरे को जो है एक एक करके वेरीफाई करना पड़ा। तो चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन स्वदेश देख लो। ठीक है, ऑपरेशन स्वदेश जो है याद रखना, ये ईयर बस मैंने सिर्फ आपके इसलिए लिखा है ताकि आपको ये पता लग सके कि ये न्यूज जो है कब की थी मेरे भाई। ठीक है, कौन से मंथ की थी या फिर कौन से ईयर की थी मेरे भाई। ठीक है, सिर्फ इतना सा बताने का मकसद है, बाकी ये ईयर आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है ना, तो सिर्फ आपको जो है न्यूज देके आपसे ये पूछेगा कि कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ईरान में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए भारत केंद्र सरकार ने जो है ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा की वापसी के लिए, यानी कि ईरान में फंसे भारत के लोगों को वापस सुरक्षित भारत में लाने के लिए भारत सरकार की, केंद्र सरकार ने जो है ऑपरेशन स्वदेश को जो है लॉन्च किया था मेरे भाई। समझ गए ना कैसा करना है, अब फटाफट से चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व मेरे भाई। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसके तहत, किसके तहत, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व के तहत अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्सेज ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया गया था। ठीक है, तो इसमें भारत की तो मिलेंगे साथ में अदर ऑपरेशन भी मिलेंगे भाई, किसी और देश ने किया हो, जैसे बड़े बड़े जो देश होते हैं ना उनका भी इसके अंदर आपको मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व जो है किसने लॉन्च किया था, तो ये अमेरिकी सेना ने लॉन्च किया था मेरे भाई। ठीक है, अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्सेज है मेरे भाई। ठीक है, तो अमेरिका सेना का डेल्टा फोर्सेज है, इसने वेनेजुएला के, तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व किसने चलाया था, अमेरिका ने चलाया था। और किसके लिए चलाया था, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, इनको गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाने के लिए जो है ये ऑपरेशन चलाया गया था। आगे चलते हैं, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस को देख लेते हैं। ये ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया था, एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ड्रग सिंडिकेट्स को खत्म करने के लिए शुरू किया था। ये इंडिया का है भाई, याद रखना। इंडिया के जितने भी है ना वो सारे आप याद रखेंगे भाई। ठीक है, इंडिया वाले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट को खत्म करने के लिए
किस ऑपरेशन को लॉन्च किया था, तो आप बताएंगे ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस को जो है लॉन्च किया था। आगे चलते हैं ऑपरेशन हाक आई मेरे भाई, ठीक है। तो दो ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन हाक है और एक ऑपरेशन हाक आई है। तो देख लेते हैं पहले हॉक आई को। इसके तहत अमेरिकी सेना ने सीरिया में आईएसआईएस ठिकानों पर जो है बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। तो डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के तहत अमेरिकी सेना ने सीरिया में आईएसआईएस ठिकानों पर जो है बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। तो ऑपरेशन हाक आई के द्वारा जो है ये ऐसा किया था। आगे चलते हैं ऑपरेशन सागर बंधु। तो ऑपरेशन सागर बंधु की बात करूं तो चक्रवात दितवाहा से प्रभावित श्रीलंका के लोगों को बचाने और राहत कार्य करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है इस ऑपरेशन को चलाया गया था, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए एक चक्रवात था जिसका नाम था दितवाहा, इससे प्रभावित श्रीलंका के लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, तो ऑपरेशन सागर बंधु जो है लॉन्च किया गया था। और आगे चलते हैं ऑपरेशन हाक को देख लेते हैं। ऊपर हम ऑपरेशन हाक आई देख के आए हैं, अब हम देख लेते हैं ऑपरेशन होक को। तो सीबीआई के द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए जो है ये ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन होक चलाया गया था मेरे भाई, ठीक है। और सीबीआई के द्वारा जो है ये ऑपरेशन चलाया गया था। आगे चलते हैं ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन की बात कर लेते हैं। तो ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन किसके द्वारा चला गया था, राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया था। एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान ये था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं कौन सा ऑपरेशन दिया गया है, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर दिया गया है। तो नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है ये ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन सदर्न स्पीयर था मेरे भाई। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं ऑपरेशन फायर ट्रेल। तो ऑपरेशन फायर ट्रेल किसने चलाया था, तो भारत में चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा जो है ऑपरेशन फायर ट्रेल जो है शुरू किया गया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को देख लेते हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसने चलाया था, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करंगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन था मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा बताइए छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर पर करंगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या था, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है इसका नाम था। आगे आ जाएंगे, ऑपरेशन महादेव को देख लेते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है महादेव क्या होता है, भगवान है। तो आपको जानना है भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया गया था मेरे भाई, ठीक है। तो ये भारतीय सेना के द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। और किस ऑपरेशन के तहत यह किया गया था, महादेव ऑपरेशन के तहत किया गया था। आगे चलते हैं ऑपरेशन मुस्कान 11। तो ऑपरेशन मुस्कान 11 किसके द्वारा चलाया गया था, तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया था मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, बताइए तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाने के लिए स्पेशल कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन मुस्कान 11 जो है इसके लिए चलाया था। आगे आ जाते हैं ऑपरेशन फाल्कन। तो ऑपरेशन फाल्कन की बात करूं तो असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन फाल्कन ये चलाया गया था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि ये एनवायरमेंट से भी रिलेटेड है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं ऑपरेशन कालनेमी। तो ऑपरेशन कालनेमी किसने चलाया था, उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है संतों या धार्मिक शख्सियतों का वेश धारण कर ठगने धोखा देने वालों के खिलाफ। ये तो काफी अच्छा है भाई मेरे हिसाब से। तो ये जो ऑपरेशन चलाया था ना, ऑपरेशन कालनेमी, आजकल वर्तमान में पूरे भारत में ऐसे ढोंगी बाबा पाखंडी बाबा भरे पड़े हैं, और यकीन मानना कुछ तो जान करके बन रहे हैं कि भाई देख रहे हैं कि यार इसमें तो बहुत सारा पैसा है, दुनिया अंधविश्वास से भरी हुई है हमारी, तो आराम से अभी एक अंधविश्वास का एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूं। अभी यूपी की घटना थी, शायद आपको पता भी होगी। यूपी में क्या हुआ, एक जो हमारा फ्रिज होता है ना, हमारा ऐसा फ्रिज होता है, फ्रिज के ऊपर वाले खाना क्या होता है, फ्रीजर होता है ना, जहाँ पे हम बर्फ जमाते हैं। अब वहां पे एक आकृति बन गई, थोड़ा यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ। ये हमारा जो है फ्रिज होता है, ठीक है, ये हमारा फ्रिज होता है, और फ्रिज के ऊपरी वाले हिस्से में फ्रीजर होता है जिसमें हम जो है बर्फ जमाते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसी आकृति बन गई, ठीक है, एक ऐसी आकृति बन गई बर्फ की। अब उसको लोगों ने क्या नाम दे दिया कि भाई ये तो शिवलिंग के आकार की आकृति बन गई मेरे भाई। और शिवलिंग के आकार की आकृति बन गई तो अंधविश्वास देखो, लोगों ने उसकी पूजा स्टार्ट करनी शुरू कर दी और वहां पे चढ़ावा भी स्टार्ट कर दिया। अब देखो लोग अंधविश्वास क्यों, अब जो लोग हैं वो ठग क्यों नहीं करेंगे, मतलब कि ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं उनको पता है भाई ये तो ऐसा रोजगार है, भारत की जनसंख्या है अंधविश्वासी है, ये तो मानेगी। तो ऐसे लोगों पर जो है
क्लेम कसने के लिए या फिर ऐसे लोगों को सजा देने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। और मेरे हिसाब से ये सिर्फ उत्तराखंड सरकार के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए जो है ऐसा ऑपरेशन चलाना चाहिए जिससे छंटनी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, ऑपरेशन शिवा देख लेते हैं। तो ऑपरेशन शिवा किसने चलाया था? भारतीय सेना के द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए। आप देखते हो अमरनाथ यात्रा किसी ने की है? मैंने तो नहीं की भैया आज तक। आगे कभी मौका मिला तो डेफिनेटली करेंगे। तो अभी के लिए इतना याद रखना, अमरनाथ जो यात्रा होती है ना, जो लोग जाते हैं अमरनाथ की यात्रा पे, उनको सुरक्षित और सुचारू संचालन करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन शिवा जो है लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की बात कर लेते हैं। तो अमेरिका के द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए सैन्य हमले का कोड नेम था मेरे भाई ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा, बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करने के लिए जो है कोड नेम क्या रखा था? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है ये कोड नेम रखा था। आगे आ जाते हैं, ऑपरेशन सिंधु। तो भारत सरकार के द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन सिंधु था मेरे भाई। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है? ऑपरेशन टू प्रोमिस 3। ये ऑपरेशन किसने चलाया था? तो इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। अभी पीछे आपने देखा था ईरान और इजराइल का जो है युद्ध चला हुआ था, उसी में जो है ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया था जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन टू प्रोमिस 3 जो है इसका नाम था। आगे आ जाएंगे, ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल के द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया। ठीक है, यहां पे क्या था? ईरान ने इजराइल के खिलाफ, और यहां पे क्या है? इजराइल के द्वारा ईरान के खिलाफ। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, घुमा के कुछ भी पूछ लेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत पूछता है जहां पे पजल करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना भाई, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर इजराइल के द्वारा ईरान के खिलाफ पूछेगा तो आप ऑपरेशन राइजिंग लायन बताएंगे, अगर ईरान ने इजराइल के खिलाफ पूछेगा तो आप ऑपरेशन टू प्रोमिस 3 बताएंगे। ठीक है, आगे आ जाएंगे, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब की बात करूं तो इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन जो है हमला किया था, ये भी आप याद रखना। आगे चलते हैं, ऑपरेशन शील्ड की बात कर लेते हैं। तो ऑपरेशन शील्ड जो है भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान सीमा में सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल था मेरे भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पाकिस्तान के साथ जो भी करता है ना भारत करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसके 99% चांस होता है ये पूछा जा सकता है। तो याद रखना, ऑपरेशन शील्ड जो है ये किस लिए लॉन्च किया था? भारत सरकार ने जो है इसको लॉन्च किया था। किसके लिए किया था? जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर सटे राज्य है ना, उनमें नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो है एक मॉक ड्रिल किया था मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाते हैं, ऑपरेशन केलर को देख लेते हैं। तो ऑपरेशन केलर किसने शुरू किया था? भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में जो है लश्कर के खिलाफ जो है लश्कर ए तैयबा। अच्छा, ये दोनों एक ही चीज है मेरे भाई। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, याद रखना। अलग अलग हो गया है थोड़ा सा, ये टाइपिंग में हो गया होगा, ये ऐसे है। ठीक है, लश्कर ए तैयबा, ठीक है, ऐसे आएगा लश्कर ए तैयबा। ये दोनों एक ही चीज है कि आतंकवादियों को खत्म करने के लिए लॉन्च किया था ऑपरेशन केलर। किसने लॉन्च किया था? भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले, ये जिला है भाई जम्मू कश्मीर का शोपिया, इसमें लश्कर ए तैयबा जो है ना उसके आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया था। ऑपरेशन केलर इसका नाम था। आगे आ जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखना, पूछा जाएगा। पहलगाम हमले में देखा था ना, काफी हाईलाइट हुआ था, पाकिस्तान के अंदर जाके हमने लोगों को मारा था। ठीक है ना, तो ये ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया था। भारत सरकार के द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये है, याद रखना। आगे आ जाते हैं, ऑपरेशन चक्र 5। ये किसने लॉन्च किया था? सीबीआई के द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ जो है ये ऑपरेशन चक्र 5 लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं, ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी थी मेरे भाई। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा किसके लिए लॉन्च किया गया था? भारत ने इस ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत जो है म्यांमार में भूकंप आया था ना, उसके पीड़ितों को मदद के लिए जो है सहायता भेजी थी ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत।
आगे आ जाते हैं ऑपरेशन डेविल हंट की बात करें तो बांग्लादेश के द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया था। ठीक है, तो याद रखना ऑपरेशन डेविल हंट कहां पर चलाया गया था, बांग्लादेश के अंदर चलाया गया था। और किसके खिलाफ चलाया गया था, जो सरकार में अस्थिरता फैलाते हैं ना, देश में अस्थिरता फैलाते हैं, उन लोगों के लिए जो है ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश की सरकार ने चलाया था। आगे चलते हैं ऑपरेशन सद्भाव। तो ऑपरेशन सद्भाव की बात करूं तो भारत सरकार के द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए जो है ऑपरेशन सद्भाव चलाया था। जो टाइफून तूफान आता है ना, इससे प्रभावित हुए थे 2-3 देश, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया और वियतनाम हो गया। इनसे प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन सद्भाव को जो है लॉन्च किया था मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाते हैं, कुछ और हैं देख लेते हैं। ऑपरेशन राइजिंग सन को देख लेते हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए जो है इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। आगे आ जाते हैं, ऑपरेशन बॉम्बी बकेट को देख लेते हैं। तो ऑपरेशन बॉम्बी बकेट का किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, वायुसेना के द्वारा नैनीताल के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए जो है ऑपरेशन बॉम्बी बकेट को जो है लॉन्च किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ठीक है, और ये 2024 में लॉन्च किया गया था। अभी कुछ एक है 2024 के, इनको फटाफट से देख लेते हैं। आगे चलते हैं, ऑपरेशन इंद्रावती। इसको किसने किया था, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत की पहल थी मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो भी जहां पर विदेशों के ऑपरेशन आपको वो जरूर याद रखने हैं। जैसे कि किसी 2 देशों में युद्ध हो गया और वहां पे भारतीय नागरिक है, तो उनको निकालने के लिए जो भारत ने ऑपरेशन लॉन्च किए ना, उनको आप जरूर याद रखना। जैसे कि ऑपरेशन इंद्रावती, ऊपर भी हम 3-4 ऐसे ऑपरेशन देख के आए हैं मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने जो है ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसका नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। आगे आ जाएंगे, ऑपरेशन कामधेनु। तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा मवेशी तस्करों पर नकेल कसने के लिए, मवेशी यानी कि जो गायों की तस्करी करते हैं ना, उन पर नकेल कसने के लिए, उनको पकड़ने के लिए जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कामधेनु ऑपरेशन जो है चलाया था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की यहां पर बात कर रहा है, और आरपीएफ के लिए भी तैयार हो जाओ। आरपीएफ की कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो जो बच्चे तैयारी करते हैं पहले से, उनके लिए तो अच्छा है। अगर आप नहीं करते, पहली बार फॉर्म भरने की सोच रहे हो, तो इसकी तैयारी कर दो भाई, बहुत जल्दी आरपीएफ का जो है आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो याद रखना, इसको किसने चलाया था, आरपीएफ ने चलाया था। आरपीएफ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो जाएगी। तो आरपीएफ के द्वारा जो है नन्हे फरिश्ते चलाया गया था। इसके तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से जो है मिलाया गया था मेरे भाई। जो खो जाते हैं ना बच्चे, उनको जो है उनके परिवार से मिलाया गया था। आगे चलते हैं, तो ये हमारा पहला टॉपिक वहां पर खत्म हो गया है। ठीक है, पहला टॉपिक हमने क्या देखा, विभिन्न ऑपरेशन देख लिए, जिसमें भारत और विभिन्न देशों के विभिन्न ऑपरेशन हमने देख लिए। अब हम देख लेते हैं भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट देख लेते हैं, और इसके बाद हमारा तीसरा और लास्ट टॉपिक रहेगा विश्व स्तर पर जो है प्रमुख रिपोर्ट। पहले हम भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहला जो है चौथा निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 है। क्या बोलते हैं इसको, 4th एक्सपोर्ट सूचकांक 2024। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो पुराना है, 2024 वाला है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये जो रिपोर्ट्स आती है ना, सूचकांक आती है 1 या 2 साल तैयार करने के बाद आती है। ठीक है, तो जो मैं यहां पर आपको सूचकांक दे रहा हूं ना, ये लास्ट है, ये अपडेटेड है मेरे भाई। ठीक है, इनके बाद अभी तक कोई भी नहीं आया है मेरे भाई। आई बात समझ में, एक आधा आया होगा, अदरवाइज यही लेटेस्ट है मेरे भाई। आई बात समझ में, तो देख लेते हैं, चौथा एडिशन था किसका, निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 का। आपको ये एडिशन भी याद रखना है, ठीक है ना, आपको ये एडिशन यानी कि संस्करण भी याद रखना है अगर दिया गया है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 का कौन सा संस्करण था, चौथा संस्करण था। इसमें देख लेते हैं रैंकिंग क्या क्या है, इसको जारी कौन करता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने लिखा है एवरीथिंग इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक को कौन जारी करता है, नीति आयोग इसको जारी करता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर जो है इसकी स्थापना की गई थी मेरे भाई। ठीक है, आई होप इतनी जानकारी आपको
पता होगी, उसके बाद हम चलते हैं। ठीक है, तो निर्यात तैयारी सूचकांक को जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। और देखो ये जो है यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको लग रहा होगा 2024 है, यहाँ पे 2026 लिख दिया, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सा बता देता हूं, ये जो सूचकांक था ना 2000 सूचकांक, ये 2024 का ही सूचकांक था जिसको पब्लिश किया गया था 2026 में मेरे भाई। समझ गए मेरी बात? सूचकांक तो 2024 का ही था, जिसकी जो डाटा होता है ना भाई, इतना बड़ा डाटा होता है, उसको कलेक्शन करने में साल 6 महीने लगते हैं। तो वो जो डाटा कलेक्ट हुआ 2 साल में डाटा कलेक्ट हुआ, जिसको सूचकांक तो 2024 का ही था, जिसको पब्लिश किया गया 2026 जनवरी में मेरे भाई। आई होप सारी डाउट आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो चौथा निर्यात तैयारी सूचकांक था 2024 वाला, इसमें पहले 3 नंबर पर कौन कौन से राज्य आए? पहले नंबर पर जो है महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पर गुजरात है। एटलीस्ट 3 नंबर तक आपको याद रखना है, क्योंकि 3 नंबर तक पूछ लेता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर छोटे राज्य या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो इसमें शीर्ष स्थान यानी कि पहले नंबर पर कौन है? तो उत्तराखंड जो है पहले नंबर पर हो जाएगा। अगर यूटी की अगर आपसे बात करें, केंद्र शासित प्रदेश में निर्यात तैयारी सूचकांक में जो है पहले नंबर पर कौन है? तो दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव जो है ये पहले नंबर पर हो जाएगा। और आपको पता है पहले दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव अलग अलग होते थे, लेकिन 2020 में जो है इन दोनों को कंबाइन करके एक ही यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आई होप ये चीजें आपको पता होगी। ठीक है, अब मेन चीज हम देख लेते हैं। हम हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, तो हरियाणा का जहां पर भी आपको हरियाणा का नाम दिखेगा, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही रखना है। मान लेते हैं ये आपसे चीज अगर ना भी पूछे तो ये जरूर पूछ लेगा हरियाणा करंट अफेयर के रिगार्डिंग कि बताइए चौथा निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 जिसको 2026 जनवरी में पब्लिश किया गया, इसमें हरियाणा की रैंक क्या है? तो आपको बताना है। इसमें हरियाणा का रैंक जो है 10वां हरियाणा का रैंक है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। स्कोर भी एक बार के लिए याद रखना, 55.01 जो है हरियाणा का स्कोर था मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सूचकांक पर मेरे भाई। दूसरा इंपॉर्टेंट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 मेरे भाई। तो देख लेते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 को किसने जारी करता है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय जो है इसको जारी करता है। पहले स्थान पर कौन रहा है? जनसंख्या 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में या फिर शहरों में पहले नंबर पर इंदौर रहा है, दूसरे नंबर पर जबलपुर रहा है और तीसरे नंबर पर आगरा व सूरत जो है संयुक्त रूप से रहा है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला स्थान किसमें? जनसंख्या 3 लाख से 10 लाख के बीच में पहले स्थान पर कौन रहा है? अब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 की बात कर रहा हूं। पहले स्थान पर कौन रहा है मेरे भाई? ये पहला आएगा भाई, यहां पे गलती से सेकंड लिख दिया है। ठीक है, ये फर्स्ट आएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां पर फर्स्ट आएगा। फर्स्ट कौन रहा है? फर्स्ट रहा है अमरावती। ठीक है, दूसरे पर झांसी रहा है और तीसरे नंबर पर मुरादाबाद रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला स्थान लेस देन 3 लाख यानी कि 3 लाख से छोटे शहरों में पहले स्थान पर कौन रहा है? फर्स्ट नंबर पर देवास रहा है और सेकंड नंबर पर परवाणु रहा है। ये कोई जिला होगा, हिमाचल प्रदेश का ये जिला हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब चंडीगढ़ को 8वां स्थान, यहां पर हरियाणा को कोई भी लोकेशन नहीं मिला, लेकिन चंडीगढ़ को रैंक मिला है। चंडीगढ़ को मैंने इंपॉर्टेंट जो है यहां पर लिख लिया है। क्यों लिख लिया है? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ हमारी राजधानी है मेरे भाई। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपसे कैसे पूछी जा सकती है? बताइए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में जो है चंडीगढ़ को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है 8वां रैंक जो है चंडीगढ़ को प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 9वां संस्करण था मेरे भाई। अब यहाँ पे 2024-25 क्यों लिखा गया है? हो सकता है दिसंबर 2024 में ये आया होगा, जिसकी प्रोसेस 2025 जनवरी तक चली होगी मेरे भाई। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 एडिशन आपको याद रखना है। संस्करण ये कौन सा था मेरे भाई? संस्करण ये 9वां था मेरे भाई। देख लेते हैं इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था। इसकी थीम क्या थी? कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें, ये इसकी थीम थी मेरे भाई। आगे चलते हैं। सबसे स्वच्छ शहर की बात करूं तो इंदौर हमेशा लगातार 8वीं बार जो है इंदौर टॉप पे रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ठीक है, लगातार 8वीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण में जो है स्वच्छ शहर कौन सा रहा है? इंदौर रहा है। लगातार 8वीं बार इसने जो है रिकॉर्ड बना लिया है। दूसरे नंबर पर कौन रहा है? गुजरात रहा है, सूरत रहा है सॉरी, और तीसरे नंबर पर कौन रहा है? मुंबई शहर रहा है। सबसे बड़ा शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या की मैं बात करूं तो इसमें पहले नंबर पर अहमदाबाद रहा है, दूसरे नंबर पर भोपाल रहा है और तीसरे नंबर पर
लखनऊ रहा है। उसके बाद मैं बात करूं सर्वश्रेष्ठ गंगानगर, तो आप सभी जानते हैं सर्वश्रेष्ठ गंगानगर जो है प्रयागराज रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण के पुरस्कार में मेरे भाई, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड की बात करूं तो सिकंदराबाद को यह पुरस्कार मिला है। और इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पर लिख दिया है, हरियाणा का ये डाटा है, ये आपको याद रखना ही रखना है मेरे भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं, करनाल को मिला राष्ट्रीय सम्मान। 50,000 से 3 लाख तक की आबादी वाली श्रेणी में हरियाणा के करनाल शहर को देश में तीसरा स्थान मिला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। इसमें आपसे कैसे पूछा जाएगा, तो इसमें आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा मेरे भाई, बताइए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 9वें संस्करण के अंदर करनाल को जो है राष्ट्रीय सम्मान किस कैटेगरी के अंदर मिला है। तो आपको बताना है 50,000 से 3 लाख की कैटेगरी आबादी के अंदर मिला है, ठीक है। या फिर आपसे जो है कैटेगरी देके 50,000 से 3 लाख की कैटेगरी देके आपसे ये पूछ लेगा, बताइए हरियाणा का कौन से जिले को जो है राष्ट्रीय सम्मान मिला है, तो आप जो है करनाल उसका नाम बता देंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। तीसरा स्थान मिला है, ये नंबर रैंक भी याद रखना भाई, रैंक जरूर आपसे पूछी जाएगी। 3rd रैंक करनाल को मिली है। यह हरियाणा के लिए इस सर्वेक्षण की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए मैं यहां पे लिख देता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, करनाल का नाम जरूर याद रखना। इसके बाद गुरुग्राम में भारी सुधार हुआ है, ये भी याद रखना। वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, करनाल को ज्यादा याद रखना, ठीक है। बस एक बार के लिए ये चीज देख लेना, गुरुग्राम में भारी सुधार। गुरुग्राम ने राष्ट्रीय रैंकिंग में जबरदस्त उछाल मारते हुए देश भर में 41वां स्थान हासिल किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अब तक गुरुग्राम का भी जो है रैंक आपसे पूछ ले मेरे भाई, ठीक है। या फिर स्टेटमेंट बेस बना के दे दे, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 की 3 स्टेटमेंट बना के दे दे और थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस कर दे, इसीलिए एक बार देख लेना पूरा, ठीक है। तो गुरुग्राम को जो है 41वां रैंक मिला है। आगे चलते हैं और सोनीपत को देख लेते हैं। सोनीपत का बेहतरीन प्रयास, देश के चुनिंदा बेहतर काम करने वाले जिलों में सोनीपत ने भी अपनी जगह बनाई हो और वे विशेष सराहना मिली अभी, तो ठीक है। हरियाणा का ये पूरा डाटा आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आगे चलते हैं भाई, अगला जो है सूचकांक देख लेते हैं, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक को देख लेते हैं 2024 का, जारी किया गया है 2025 में। एडिशन कौन सा है, 6th एडिशन, 6ठा संस्करण था। सारी चीजें याद रखनी है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक को जारी कौन करता है, ऊर्जा मंत्रालय जारी करता है। फ्रंट रनर इसकी कैटेगरी होती है भाई, एक तो ये कैटेगरी होती है फ्रंट रनर जो 60 अंक से ज्यादा प्राप्त करते हैं। दूसरी कैटेगरी अचीवर होती है जो 50 से 60 अंक प्राप्त करते हैं। तीसरी कैटेगरी दावेदार होता है जो 30 से 50 अंक जारी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है हरियाणा का नाम है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। अभी देखता हूं, बताता हूं इसको। और चौथी कैटेगरी होती है आकांक्षी जिले जो लेस देन 30 अंक से नीचे होते हैं, इसके अंदर अन्य राज्य है। इसका भी बताने वाला हूं, मतलब क्या है अन्य राज्य का मतलब, ठीक है। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखना राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 कब जारी किया गया, 2025 में इसको पब्लिश किया गया। संस्करण कौन सा था, 6th संस्करण था। जारीकर्ता कौन इसको जारी करता है, ऊर्जा मंत्रालय जो है इसको जारी करता है। फ्रंट रनर की कैटेगरी में पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर तेलंगाना है और 5वें नंबर पर तमिलनाडु है। उसके बाद अचीवर कैटेगरी की बात करूं तो इसमें पहले नंबर पर असम है, दूसरे नंबर पर केरल है मेरे भाई, ठीक है। दूसरे नंबर पर केरल है, दूसरे नंबर पर केरल है। आगे आ जाएंगे दावेदार कैटेगरी में कौन कौन से राज्य हैं। पहले नंबर पर हरियाणा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। पहले नंबर पर हरियाणा है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा ही पूछा जाएगा आपसे, डायरेक्ट किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। बताइए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में जो है हरियाणा किस कैटेगरी में आता है, तो हरियाणा जो है दावेदार की कैटेगरी में आता है। या फिर आपसे कैटेगरी देकर जो है नाम पूछ लेगा, बताइए दावेदार कैटेगरी में हरियाणा का रैंक क्या है, तो हरियाणा का रैंक पहला है। ये रट्टा मार लेना, ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पर पंजाब है, तीसरे नंबर पर राजस्थान है, चौथे नंबर पर ओडिशा है और 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है। अब आकांक्षी जिले जो 30 अंक से कम, मतलब सबसे जो खराब प्रदर्शन होता है उसमें अन्य राज्य। अब अन्य राज्य का क्या मतलब है, ये देखो भारत में कितने राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं, ये तो पता है ना आपको। यहां पर ऊपर कितने राज्य हो गए, 1 5 ऊपर हो गए, 5 के बाद 2 7 7 और 5 12 हो गए। तो कितने बच गए, 12 और 12 24 24 और मतलब बाकी जो 16 राज्य बच गए ना, वो सारे जो है आकांक्षी जिले की कैटेगरी में आ गए मेरे भाई। समझ गए यहां तक, आई होप यहां तक सारी चीजें समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं विशेष तथ्य, ये याद रखना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो सबसे बेहतर करने वाले राज्य हैं। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट फैक्चुअल डाटा में आपसे पूछ सकता है। बताइए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 के अंदर जो है कौन से 2 राज्य जो है सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, तो आपको बताना है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां पर भी लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 को देख लेते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक
2025 को देख लेते हैं। इसको जारी कौन करता है? नीति आयोग इसको जारी करता है। अप्रैल 2025 में इसको जारी किया गया है। शीर्ष प्रदर्शन करता राज्य पहले नंबर पर ओडिशा रहा है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ रहा है और तीसरे नंबर पर गोवा रहा है। अग्रणी राज्य की लिस्ट की बात करूं तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर तेलंगाना रहा है। आकांक्षी राज्य की बात करूं, सबसे खराब प्रदर्शन करने की कैटेगरी में पहले नंबर पर पंजाब रहा है। पंजाब याद रखना भाई, पंजाब के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा है और पश्चिम बंगाल जो है तीसरे नंबर पर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो हरियाणा की कैटेगरी डायरेक्ट आपसे पूछी जाएगी, बताइए जो है, एक सेकंड, डायरेक्ट आपसे पूछी जाएगी, बताइए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के अंदर जो है हरियाणा को किस कैटेगरी में रखा गया है? तो हरियाणा को परफॉर्मर कैटेगरी में रखा गया है, ये आपसे पूछा जाएगा और यही आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। परफॉर्मर कैटेगरी आपको याद रखनी है, बस इतना सा आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते आगे, नेक्स्ट सूचकांक को देख लेते हैं। नेक्स्ट सूचकांक क्या है? नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है मेरे भाई, ये पहली बार सूचकांक लॉन्च किया गया है मेरे भाई, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। पहली बार ये रिपोर्ट आई है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात करूं तो विशेष तथ्य है, इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के द्वारा जो है जारी किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें याद रखना, ठीक है। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। प्रथम स्थान पर जो है ओडिशा रहा है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है और तीसरे स्थान पर जो है गोवा रहा है मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा की रैंक दी गई है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, इस वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में, ठीक है, हरियाणा को 18 प्रमुख राज्यों में जो है 14वां स्थान दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। जो लिख रहा हूं ना सारी चीजें आपको देखनी है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि 7 से 8 मार्क्स की तैयारी हम कर रहे हैं नेशनल और हरियाणा करंट अफेयर को मिलाकर, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा तो करंट अफेयर हरियाणा का मैंने यहां पे ही डाल दिया आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं, चिंता का विषय। तो चिंता का विषय क्या है मेरे भाई? ये चिंता का विषय किसके लिए है? हरियाणा के लिए चिंता का विषय पॉइंट मैंने लिखा है मेरे भाई, ठीक है। अब क्या चिंता का विषय है तो चलिए देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का स्थान नीचे से 5 सबसे खराब राज्यों में है मेरे भाई। 14वां जो स्थान है ना हरियाणा का, इसके अंदर तो वो नीचे से 5 सबसे खराब राज्यों में है। इसका मुख्य कारण, क्योंकि 18 राज्यों को ही तो इसके अंदर जो है चुना गया था रैंक बनाने के लिए, तो 13 के बाद जो राज्य बचे ना, सबसे लास्ट 5 राज्य, उन्हीं के अंदर हरियाणा का है। और चिंता का विषय क्या है? 5 सबसे खराब राज्यों में से भारत का नाम है। इसका मुख्य कारण है राज्य का बढ़ता कर्ज। समझ रहे हो ये लाइन का मतलब क्या है? यहां पे हाईलाइट कर देता हूं, राज्य का बढ़ता कर्ज। राज्य के ऊपर, हरियाणा राज्य के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है मेरे भाई। रोजगार तो मिल नहीं रहा है, ग्रुप डी की तो वैकेंसी बिना निकाले ही ग्रुप डी लोगों से 500 रुपए ले लिए, और यहाँ पे भाई ऊपर से हमारे राज्य के ऊपर कर्ज और बढ़ता जा रहा है। इसकी भरपाई, चलो भाई खैर, चलो आगे चलते हैं। और राजस्व घाटा बताया गया है। अब ये रिपोर्ट मैं बना के नहीं लेके आया हूं मेरे भाई, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग ने जारी की है। अब नीति आयोग गलत देगा तो वो आप देख लेना मेरे भाई, ये सिर्फ आपको अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं। नीति आयोग ने कहा है हरियाणा की जो स्थिति है ना, जो हरियाणा का रैंक 14वां है, उसका कारण ये है मेरे भाई, एक तो हरियाणा के ऊपर जो है कर्जा बढ़ता जा रहा है, और दूसरा जो राजस्व घाटा होता है ना, ये देखो ये रहा, कहाँ गया ये रहा राजस्व घाटा, जो है राजस्व घाटा यानी कि डिफिशियट जिसको बोला जाता है। अब बजट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? अच्छा एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता था, इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। इसकी वजह से जो है हरियाणा का ये जो रैंक है वो काफी खराब आया है मेरे भाई, ठीक है। अब एक चीज बता देता हूं, ये हमारा क्या चल रहा है? नेशनल करंट अफेयर चल रहा है, 1 मिनट के लिए, NATIONAL, ठीक है। नेशनल करंट अफेयर चल रहा है मेरे भाई। एक चीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दा, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक SURVE सर्वे 2024-25 का, ठीक है, 2024-25 का, ठीक है। और बजट BUDGET मेरे भाई, ठीक है। बजट किसका? बजट 2025-26 का मेरे भाई, ठीक है, 2025-26 का। तो ये मुझे बता देना कि इसी करंट अफेयर के साथ कंप्लीट वीडियो जोड़ के आपको दे दूं, या फिर जब आपका एग्जाम डेट आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब अंतिम समय में एक पूरा वीडियो आपको बना के दे दूं, नेशनल के बजट इकोनॉमिक सर्वे का भी और हरियाणा के इकोनॉमिक और बजट सर्वे का भी। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अदरवाइज इसी करंट अफेयर के एंड में ये चारों वीडियो मैं जोड़ दूंगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 को देख लेते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 को देख लेते हैं। इसको जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको जारी करता है। 2024 में इसको जारी किया गया था। वैश्विक डेटा की बात करूं तो विश्व में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। तीव्र गरीबी का मतलब क्या है? जो अत्यंत गरीबी से भी गरीबी होती है ना, जो सबसे लास्ट पड़ाव होता है, उस गरीबी में विश्व भर के कितने लोग रह रहे हैं? लगभग 1.1 बिलियन जो है लोग रह रहे हैं। तो याद रखना भाई, ये डाटा फैक्चुअल डाटा है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है।
बाल गरीबी की बात करूं तो गरीब आबादी में से आधे से अधिक 584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं मेरे भाई। ये फैक्चुअल डाटा है सारा, ये याद रखना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की स्थिति तो आपको याद रखनी है, इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पे लिख देता हूं मेरे भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लिखने का मतलब है आप याद रखना पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक 13.4 करोड़ गरीब रहते हैं भाई। ये अब आप देख लो, जो हम कहते हो ना भारत विश्व गुरु बन चुका है भाइयों और बहनों, विश्व गुरु भारत बन चुका है। रोड के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया है, अलाना फलाना कर दिया है। चलो छोड़ो, मैं ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहता, ठीक है। बस इतना सा याद रखना मेरे भाई, सबसे ज़्यादा पूरी विश्व में सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग रहते हैं ना वो अपने भारत देश के ही अंदर रहते हैं। कहने को आप कह लो कि हमारी जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी है, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट 3 इकोनॉमिक्स बन गई है। सबसे ज़्यादा गरीब करोड़ों में दुनिया में नंबर 1 पे आते हैं मेरे भाई हम, ठीक है। अब पता नहीं किस हिसाब से तो ये जीएसटी कैलकुलेशन करते हैं, किस हिसाब से ये जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देते हैं और ये सबसे ज़्यादा गरीब भी हमारे देश में रह रहे हैं, बताओ। चलो भाई आगे चलो। खैर आजकल आजकल वर्तमान में सरकार के बारे में अगर कोई बोल देता है ना, या तो उस पर मेरे भाई सीबीआई बिठा देते हैं, या उसके जो है भाई पैसों की जांच करने के लिए बिठा देते हैं, या फिर उसको जेल में ठोक देते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो देख समझ के बोला करो भाई, वर्तमान में काफ़ी पावरफुल सरकार है मेरे भाई, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 8 को देख लेते हैं। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 की बात कर रहे हैं। इसको जारी कौन करता है? FSSAI इसको जारी करता है। बड़े राज्यों की कैटेगरी में पहले स्थान पर केरल रहा है, दूसरे स्थान पर जो है तमिलनाडु रहा है। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य, उसमें पहले नंबर पर जो है नागालैंड रहा है। केंद्र शासित राज्यों में अगर पहले स्थान की बात करूं तो जम्मू कश्मीर रहा है, दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, चंडीगढ़ सेकंड नंबर पर है, याद रखना। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में जो है आपसे डायरेक्ट पूछेगा चंडीगढ़ कौन से नंबर पर रहा है, तो सेकंड नंबर पर जो है ये रहा है। और इससे भी इंपॉर्टेंट याद रखना है हरियाणा का स्थान, हरियाणा जो है 17वें नंबर पर रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सूचकांक को देख लेते हैं फटाफट से। 9वां पॉइंट देख लेते हैं। चौथा सतत विकास लक्ष्य है SDG भारत सूचकांक 2023-24 की बात कर रहे हैं, तो जारी कौन करता है? नीति आयोग इसको जारी करता है। प्रथम स्थान पर केरल एवं उत्तराखंड दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। और दूसरे स्थान पर कौन रहा है? दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य SDG की यहां पर बात कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? चंडीगढ़ रहा है, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा है मेरे भाई, ठीक है। और हरियाणा की श्रेणी फ्रंट रनर रही है, ये चीज आपको याद रखनी है। कैटेगरी हरियाणा की याद रखना है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा बताइए चौथा सतत विकास लक्ष्य है भारत सूचकांक 2023-24 में जो है हरियाणा किस कैटेगरी के अंदर आया है? तो हरियाणा जो है फ्रंट रनर की कैटेगरी में जो है आया है मेरे भाई। स्कोर इसका 72 है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा भी देख लिया है। अब हम देख लेते हैं विश्व भर के विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां पे आपको सारे मिलेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हो गई, अलाना फलाना जितनी बच गई वो सारी इसके अंदर अपलोड मैंने कर दिए हैं। सारा डाटा वेरीफाई करके यहां पे दे दिया है। अब इस PDF में कितना इंपॉर्टेंट डाटा है आप खुद समझ सकते हो, इसीलिए बोलता हूं वीडियो को अंत तक देखा करो, तभी सारी चीजें आपको समझ आएंगी, तभी आपकी तैयारी जो है A लेवल या फिर प्रीमियम टाइप की हो सकती है मेरे भाई, ठीक है। वरना 2 मिनट की वीडियो देख के छोड़ने से बेहतर है आप वीडियो देखा ही मत करो मेरे भाई। साफ कहना सुखी रहना, मैं तो साफ बोलता हूं मेरे भाई। अगर किसी को बुरा लगता हो तो बेशक लगे जाओ मेरे भाई, लेकिन आपके अच्छे के लिए अगर मेरे को बुरा बनना पड़े ना तो मैं इसके लिए तैयार हूं मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात? चलो आगे चलते हैं। चलो अब विपिन रिपोर्ट देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो गया है बट कोई बात नहीं, लेकिन ये कंप्लीट हो गया है मेरे भाई। याद रखना इससे बाहर रिपोर्ट्स कोई नहीं है। इससे बाहर कोई रिपोर्ट है तो वो वर्तमान 2026 की जनवरी से लेकर जुलाई तक ही आई होगी, जिसको मैं वो भी करवा दूंगा मेरे भाई। आई बात समझ में? लेकिन 2024-25 का जो बैकलॉग था वो आपका मैंने खत्म कर दिया है सारा एक ही वीडियो के अंदर। समझ रहे हो? तो चलिए फटाफट देख लेते हैं एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 के अंदर देख लेते हैं। तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है डेजर शिरा एंड एसोसिएट हांगकांग इसको जारी करता है। कुल देश इसके अंदर कितने थे? 11 इसके अंदर कुल देश से शीर्ष देश पहले नंबर पर कौन सा देश रहा है? पहले नंबर पर चाइना रहा है। और भारत की रैंक की बात करूं तो भारत इस जो है सूचकांक में यानी कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के अंदर जो है 6ठे स्थान पर रहा है, ठीक है। यह चीज आपको याद रखनी है। जल्दी से फटाफट देख लेते हैं दूसरा सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 की बात कर लेते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 की बात करूं तो इसको जारी कौन करता है मेरे भाई? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जो है इसको जारी करता है। कुल देश शहर इसके अंदर कितने जोड़े गए हैं? 154 देशों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। पहले नंबर पर जो है सिंगापुर रहा है। और भारत की बात करूं तो भारत जो है इस जो है इंडेक्स के अंदर 16वें स्थान पर रहा है मेरे भाई, ठीक है। भारत जो है 16वें
स्थान पर रहा है। उसके बाद चलते आगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ये 2026 का है भाई, याद रखना, ठीक है ना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कौन करता है इसको, तो हेनले एंड पार्टनर्स इसको जो है जारी करते हैं। कुल देश इसके अंदर 192 जो है देशों को इंक्लूड किया गया है। शीर्ष देश यानी कि पहले नंबर पर सिंगापुर का पासपोर्ट रहा है और दूसरे नंबर पर सॉरी भारत का स्थान की बात करूं तो भारत 80वें रैंक पर आया है मेरे भाई, ठीक है, याद रखना। और 2025 में भी याद रखना भारत जो है 85वें नंबर पर होता था 2025 के अंदर मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अंदर भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक जो है 80वां रैंक रहा है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 को देख लेते हैं। तो जारीकर्ता कौन है, आर्टरम कैपिटल इसको जारी करता है। कुल देश इसके अंदर 179 को इंक्लूड किया गया है। पहले नंबर पर किस देश का पासपोर्ट रहा है, तो यूएई जो है पहले देश पर इस देश का पासपोर्ट रहा है। और भारत का पासपोर्ट जो है कौन से नंबर पर रैंक कर रहा है, 67वें नंबर पर जो है भारत का पासपोर्ट जो है रैंक करें। इससे क्या समझ रहे हो, मतलब किस देश में लोगों को कितने जाने की जो है इच्छा है, मतलब कि 67वें रैंक पर है, पहले नंबर पर यूएई है, मतलब सबसे ज्यादा पूरे विश्व के लोग कहां पर जाते हैं, यूएई के अंदर जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखना। उसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट इंडेक्स पे, जिसका नाम है महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 मेरे भाई, ठीक है। तो जारी करता है, इसको जारी कौन करता है, जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इसको जारी करता है। 181 देश इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। पहले नंबर पर जो है डेनमार्क रहा है और भारत की स्थान की रैंक की बात करूं तो 131वां जो है भारत को स्थान मिला है। अब ये क्या दिया गया है पता है आपको, यहां पे क्या लिखा गया है, महिला शांति और सुरक्षा, मतलब कि महिलाएं आपके देश में कितनी सुरक्षित है, कितनी शांत है, ये इंडेक्स ये चीज बताता है। तो याद रखना भारत जो है महिलाओं की सुरक्षा में जो है 131वें स्थान पर आता है 181 देशों में मेरे भाई। देख लो कितनी खराब हालत है महिलाओं की भारत के अंदर। और भारत का स्कोर देखो 0.607 है मेरे भाई, ये स्कोर है भारत का। अब देख लो, वैसे तो हमारे जो पीएम साहब है ना, महिला सशक्तिकरण, अब पता ही नहीं कहां का सशक्तिकरण कर रहे हैं मेरे भाई, ये भगवान ही जाने भाई इनका। तो चलो खैर आगे चलते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 को देख लेते हैं। इसको जारी कौन करता है, जर्मन वाच इसको जारी करता है। कुल देश शहर इसके अंदर कितने इंक्लूड किए गए हैं, 63 प्लस जो है ये क्या है, यूरोप यूनियन है मेरे भाई, ठीक है, ये इंक्लूड किए गए हैं। शीर्ष देश पहले नंबर पर कौन रहा है, डेनमार्क रहा है, ये चौथे नंबर पर है, लेकिन चौथा नंबर ही इसका पहला है, यानी कि पहले 3 नंबर 1, 2 और 3 इस नंबर पर कोई भी देश नहीं आया। इसकी जो रैंकिंग है चौथे मार्क्स से शुरू हुई है और चौथे मार्क्स पर कौन है, डेनमार्क है मेरे भाई, ठीक है। भारत का रैंक की बात करूं तो भारत का रैंक क्या है, 23वां जो है इसके अंदर भारत का रैंक आया मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। 2025 में क्या था, देखो 2025 में जो है भारत की रैंक 10वीं थी मेरे भाई, ठीक है, बिगड़ती हालत है भारत की। तो चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 7, ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इसको जारी कौन करता है, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट इसको जारी करता है। कुल देश इसके अंदर 38 इंक्लूड किए गए हैं। पहले नंबर पर स्वीडन रहा है और भारत का रैंक जो है इसके अंदर 36वें नंबर पर जो है भारत का रैंक रहा है। आगे चलते हैं, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 इसको जारी कौन करता है, जर्मन वाच इसको जारी करता है। पहले नंबर पर सेंट विंसेंट ग्रेनाइंड्स जो है ये देश पहले नंबर पर रहा है। भारत का स्थान क्या रहा है, 15वें नंबर पर जो है भारत इसके अंदर रहा है मेरे भाई। 2024 में देख लेना भारत 10वें स्थान पर रहा था। आगे चलते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 को देख लेते हैं। इसको जारी कौन करता है, तो ग्लोबल फायर पावर .com के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 145 देशों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। पहले नंबर पर जो है अमेरिका रहा है और भारत का स्थान जो है चौथे स्थान पर जो है भारत इसके अंदर रहा है मेरे भाई, ठीक है। और 2024 में भी 4th स्थान पर ही भारत इसके अंदर रहा था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, एशिया पावर इंडेक्स 2025 को देख लेते हैं। तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 को जारी कौन करता है, लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी इसको जारी करता है। सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया की ये बात कर रहे हैं। कुल देश 26 देशों को जो है इस इंडेक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। शीर्ष देश यानी कि अमेरिका पहले नंबर पर है और भारत का स्थान जो है तीसरा रैंक जो है इसके अंदर भारत को मिला है। और 2024 में भी भारत का जो है तीसरा ही स्थान था मेरे भाई। आगे चलते हैं, सतत व्यापार सूचकांक 2025 को देख लेते हैं। इसको जारी कौन करता है, हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी इसको जारी करता है। कुल देश 30 देशों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। शीर्ष देश पहले स्थान पर यूके रहा है, यूनाइटेड किंगडम रहा है और भारत का स्थान जो है इसको 23वां जो है भारत का रैंक इसमें दिया गया है। और जो 2024 में भी भारत का रैंक जो है 23वें ही नंबर पर था। आगे चलते हैं, वैश्विक भूख सूचकांक 2025, तो यानी कि किस देश में कितने भूखमरी है, तो यहां पे देख लो 2025 का डाटा आ गया है। जारी कौन जारी करता है,
वेल्द थुंगरिंग हिल्फे जर्मन संस्था इसको जारी करती है। 123 देशों को इसमें इंक्लूड किया गया है। शीर्ष पर पहले नंबर पर जो है आर्मेनिया रहा है और भारत का स्थान जो है 102वां रहा है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को देख लेते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता देख लो भाई 2025 की, ठीक है। जारी कौन करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन इसको जारी करता है। 176 देशों को जो है 176 देशों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। शीर्ष देश पर पहले स्थान पर रहा है आर्थिक स्वतंत्रता में जो है हांगकांग रहा है मेरे भाई, ठीक है। और भारत का स्थान 128वां रहा है मेरे भाई, देख लो। आर्थिक स्वतंत्रता में जो है भारत 128 रैंक पर जो है कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। 2024 में किस रैंक पर था? 84 रैंक पर था मेरे भाई, ठीक है। तो ये देख लेना भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 14 को देख लेते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025। एक सेकंड मेरे भाई, आतंकवाद सूचकांक को देख लेते हैं। जारी करता है, इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है। शीर्ष देश पर पहले नंबर पर जो है बुर्किना फासो रहा है मेरे भाई। आतंकवाद सूचकांक है, पहले नंबर पर आतंकवाद बढ़ाने में जो है बुर्किना फासो आता है और भारत का स्थान जो है 14वां नंबर है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। 2024 में भी 14वें नंबर पर था। आगे चलते हैं, न्यूम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 की बात कर लेते हैं। इसको जारी कौन करता है? क्राउड सोर्स्ड डेटाबेस न्यूम्बियो इसको जारी करता है। शीर्ष देश पर पहले नंबर पर अबू धाबी रहा है। भारत का स्थान जो है 67वें नंबर पर भारत रहा है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 16 देख लेते हैं। वैश्विक एआई नवाचार इंडेक्स 2025 इसको जारी किसने किया है? लिंकी सॉफ्टवेयर कंपनी ने इसको जारी किया है। पहले नंबर पर अमेरिका रहा है और भारत का स्थान जो है इसमें 7वें नंबर पर जो है भारत रहा है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 17वां वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 को देख लेते हैं। जारी किसने किया है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो है इसके द्वारा जो है संस्था के द्वारा जो है जारी किया गया है। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। कुल देश कितने देशों ने इसके अंदर भाग लिया है? तो 139 देशों ने जो है इसके अंदर भाग लिया है। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड रहा है और भारत का स्थान क्या है? 38वें स्थान पर जो है भारत इसके अंदर रहा है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करें तो 2025 में जारी किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक IMD के द्वारा जारी किया गया है। कुल देश 69 देशों ने जो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। शीर्ष देश पहले नंबर पर जो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में जो पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड रहा है और भारत देखो जो है टैलेंट की रैंकिंग में जो है 63वें स्थान पर रहा है मेरे भाई, ठीक है। टैलेंट भारत के अंदर कितना है? 63वें रैंक पर है मेरे भाई, ठीक है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं 2025 की। जारी किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान IMD के द्वारा जारी किया गया। कुल देश 146 को इंक्लूड किया गया। पहले नंबर पर कौन रहा है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड का जो शहर है ज्यूरिक, इसको पहले रैंक मिला है और भारत का स्थान क्या है? स्मार्ट सिटी इंडेक्स के अंदर 2025 में जो है भारत का दिल्ली जो है 104 नंबर पर रहा है और मुंबई कौन से नंबर पर रहा है? 106 नंबर पर रहा है। ये एक बार देख लेना मेरे भाई, ठीक है। मुंबई को भी देख लेना, 106 नंबर पर रहा है। आगे चलते हैं, ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 की बात कर लेते हैं। जारी किसके द्वारा किया गया? काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा जारी किया गया। पहले नंबर पर सिंगापुर रहा है और भारत का रैंक क्या रहा है? बेंगलुरु रहा है। भारत 26वें नंबर पर मेरे भाई, ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, पॉइंट नंबर 21 को देख लेते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 जारी किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान के द्वारा जारी किया गया। कुल देश 69 ने पार्ट लिया। पहले नंबर पर सिंगापुर रहा है और भारत इसके अंदर जो है 41वें स्थान पर जो है भारत रहा है, ठीक है। आगे आ जाएंगे 22 पॉइंट नंबर पर, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 को देख लेते हैं। जारी किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया। कुल देश 167 देशों ने जो है इसके अंदर भाग लिया है। शीर्ष नंबर पर पहले नंबर पर फिनलैंड रहा है और भारत का स्थान जो है इसके अंदर 99 रहा है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 की बात कर लेते हैं। जारी किसने किया है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष देश पहले नंबर पर अमेरिका रहा है और भारत के रैंक की बात करूं तो भारत 3रे नंबर पर जो है इसमें रहा है मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, पॉइंट नंबर 24 को देख लेते हैं। 40 पॉइंट है इसके अंदर, इसीलिए बोल रहा था कल इसको जो है वीडियो को बनाने में वेरीफाई करने में टाइम लग गया मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2025। इतना याद रखना, ये वीडियो आपने देख ली ना तो ये कंप्लीट है, इससे बाहर कोई भी रैंक छोड़ा ही नहीं मैंने, ठीक है। तो एक बार तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार तो आपको बोर होना पड़ेगा, एक बार तो आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 देख लेते हैं। इसको जारी किसने किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। टोटल 163 देशों ने इसके अंदर भाग लिया है। पहले नंबर पर आइसलैंड रहा है और भारत का स्थान क्या है? 115वें नंबर पर जो है भारत इसमें रहा है मेरे भाई, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा MCQ की, ठीक है। आगे चलते हैं 20 नंबर 5
वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 किसने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। टोटल 118 देशों ने भाग लिया है। पहले नंबर पर स्वीडन रहा है और भारत की रैंक की बात करूं तो भारत 71वें नंबर पर आया है मेरे भाई। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। 26 की बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 की बात करूं तो जारीकर्ता किसने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। टोटल 148 देशों ने भाग लिया है। पहले नंबर पर आइसलैंड रहा है, यहां पर कोई भी भेदभाव नहीं है। और भारत की रैंक की बात करूं तो भारत के बारे में तो जितना कहूं उतना कम है मेरे भाई, 131वें स्थान पर आया है जेंडर गैप के अंदर मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। पॉइंट नंबर 27 को देख लेते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2025 देख लेते हैं। जारी किसके द्वारा जारी किया गया? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट विकास यानी कि विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया। 193 देशों ने जो है इसके अंदर भाग लिया है। पहले नंबर पर जो है आइसलैंड रहा है और भारत का स्थान क्या रहा है? 130वां रहा है मेरे भाई। ठीक है, भारत क्या रहा है? 130वें नंबर पर जो है भारत रहा है। आगे चलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की मैं बात करूं तो भाई ये वही भाई इंडेक्स है जो अभी हमारे जो प्रधानमंत्री गए थे ना, नॉर्वे गए थे, वो आपको याद है? अभी नॉर्वे गए थे और भारत के प्राइम मिनिस्टर से एक क्वेश्चन पूछ लिया था। नॉर्वे की जो है लेडीज ने, पत्रकार ने जो है एक पर्सन पूछ लिया था कि भाई आप यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया था, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है। तो ये वही है भाई, देख लो। अब जो जिस देश की पत्रकारिता ने, जिस देश की लेडी ने जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था ना, उस पे भाई उस लेडी पर इतना प्रेशर आ गया था, हर देश का प्रेशर आ गया था, इतना टॉलरेट उसको किया जाने लगा था, लेकिन सिर्फ उसने एक क्वेश्चन पूछा जो कि एक वैलिड क्वेश्चन था मेरे भाई। अब वो जिस देश की महिला थी ना, पत्रकार थी, वो देखो वो देश पत्रकारिता मामले में कौन से नंबर पर आता है मेरे भाई? पहले नंबर पर आता है मेरे भाई। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर आता है। और हमारा जो देश, जिसने उसका जो है हमारे जो देश के मिनिस्टर थे ना, उस लेडीज को जो है बड़ा ही प्रेशराइज्ड किया था। और हमारा देश देख लो भाई कौन से रैंक पर आता है? 151वें रैंक पर आता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये समझदारी की बात है। आप खुद समझदार हो, लोकतंत्र देश में रहते हो। मैं नहीं कहता कि जो लोकसभा में वर्तमान में जो सरकार बैठी है ना, उसकी कमी है। कमी हमारे अंदर है क्योंकि हमने उनको बिठाया था। ठीक है, चलो मान लेते हैं। अब आप ये कहोगे यार बिठाने से पहले थोड़ी पता था ये चीज होगी। तो 2014 के बाद भी तो मौका मिला, 2019 में आपको मौका मिला, 2024 में आपको मौका मिला, अब ऐसा ही मौका 2029 में भी मिलेगा। अब मेरा एनालाइसिस ऐसा कहता है कि अगर 2029 में भी वर्तमान में सरकार जो चल रही है वो आ गई ना, तो आगे के लिए कुछ बचेगा नहीं मेरे भाई। जो सरकारी नौकरियां खत्म करती जा रही है ना ये सरकार, आगे जाके बचेगा ही नहीं कुछ मेरे भाई। क्योंकि धीरे धीरे ये लोगों को आदत क्या लगा रही है, धीरे धीरे चीजें को जो है HKRN के अंदर डाल रही है, ऐसी कोई संस्था बना दी जाती है, उसके अधीन डाल रही है मेरे भाई। ठीक है, मान लेते हैं कि ये इनिशिएटिव के ऊपर ध्यान दे रही है, जो है क्या बोलते हैं उसको, क्रिएटिव इंडिया बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान दे रही है, तो उसमें भी तो कोई ढंग का तो करो यार। कोई हेलीकॉप्टर बनाओ, हवाई जहाज बनाओ, AI बनाओ, बच्चों को स्टार्टिंग से AI सिखाओ, कोडिंग सिखाओ, प्रोग्रामिंग सिखाओ, 6ठी क्लास के बच्चे को प्रोग्रामिंग सिखाओ, तब जाके इनिशिएटिव होगा। वहां पे भी बस खाना पूर्ति चल रही है यार। ठीक है, तो ये याद रखना भाई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 इसको जारी कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है ये जारी करता है, फ्रांस के देश की संस्था है। 180 देशों ने भाग लिया है। पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है और भारत जो है 151वें रैंक पर जो है रहा है मेरे भाई। ठीक है, अब एक आधा बच्चा अभी फिलहाल जो देखते हैं, कमी व्यूज आते हैं, वो तो नहीं कहते, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि कुछ एक ऐसे जो होते हैं ना, लोग क्या कहते हैं कि यार तू तो हमेशा माइनस ही, मतलब कि गलत ही बात करता है। अगर गलत बात भाई करनी भी चाहिए, लोगों को अवेयर भी करना चाहिए। अच्छी बात मैं करता हूं, बिल्कुल अच्छी बात। कुछ चीजों में भाजपा सरकार अच्छी भी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पूरी ही गलत है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है वर्तमान में जो बीजेपी के पास पावर है ना, पूरे एक छत्र जो शासन किया था, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था ना पूरे भारत के अंदर। वर्तमान में वही सिचुएशन नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी सरकार की है मेरे भाई। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती भारत के अंदर, क्या कुछ इनिशिएटिव नहीं किया जा सकता। कोई जो है विपक्ष के अंदर नहीं है इतना सॉलिड जो भाई अट्रैक्ट कर सके या फिर बीजेपी को रोक सके। अगर आपके पास ताकत है ना मेरे भाई, ये मैं वर्तमान में सरकार के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूं। अगर वर्तमान में आप इतना अच्छा करो और फ्यूचर में आपके पास पावर आ जाए, ताकत आ जाए, तो सिर्फ इतना सा बोलूंगा भाई, उस पावर का गलत इस्तेमाल मत करना, जैसे कि आजकल लोग करते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए फटाफट आगे चलते हैं। 29 पॉइंट को देख लेते हैं। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 इसको जारी कौन करता है? पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC इसको जारी करता है। 127 देशों को जो है इसके अंदर
जारी इंक्लूड किया गया था। पहले नंबर पर अमेरिका रहा है और भारत को जो है 45वां स्थान जो है इसके अंदर दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 को देख लेते हैं। जारी कौन करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है इसको जारी करता है। 147 देशों को जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। पहले देश पर जो है फिनलैंड रहा है और जो है हैप्पीनेस खुशी के मामले में भी हम बहुत पीछे हैं भाई। 118वें स्थान पर है खुश रहने के मामले में। क्यों हम खुश नहीं रह पाते, कभी आपने सोचे? क्योंकि भारत के अंदर मेरे भाई हम हमारे जो है दुख से दुखी नहीं है, हम दूसरे के सुख से दुखी है मेरे भाई। ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत के देश के लोगों की। क्या कह रहा हूं मैं? हम हमारे दुख से दुखी नहीं है, हम दूसरे के सुख से दुखी है कि उसके पास सुख क्यों है मेरे भाई। अब देख लो ये कितनी खतरनाक चीजें हैं ये। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं बनना है मेरे भाई, आपको एक अच्छा इंसान बनना है। ठीक है ना, पढ़ाई सरकारी नौकरी तो देखो आनी जानी चीजें, मैं हमेशा ये कहता हूं। ठीक है, लग जाए तो वेल एंड गुड है, आप अपनी तरफ से 100% प्रयास करो। सरकारी नौकरी लग जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज भाड़ में जाए, हमें कोई सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे दुनिया जहान के काम है, अगर आप मेहनत कर सकते हो, हार्डवर्क कर सकते हो, कंसिस्टेंसी दिखा सकते हो, तो डेफिनेटली जिंदगी में दुनिया में ऐसे दुनिया बथेरे काम पड़े हैं मेरे भाई जो आप कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए लो फील करने की जरूरत नहीं है कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 को देख लेते हैं। इसको जारी किसने किया है? नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया। पहले नंबर पर अमेरिका रहा है और भारत की रैंक जो है इसके अंदर चौथी जो है भारत की रैंक रही है। फटाफट चलते हैं आगे। भ्रष्टाचार धारणा, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 को फटाफट देख लो। जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। 180 देशों को जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। पहले नंबर पर डेनमार्क रहा है, यानी कि डेनमार्क के अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है। और भारत इसके अंदर कौन से नंबर पर आता है? 96वें नंबर पर आता है भाई भ्रष्टाचार करने में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ठीक है, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 33 को देख लेते हैं। 4-5 और रह गए, फटाफट इनको देख लेते हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 को देख लेते हैं। जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जारी करता है। 193 देशों को जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। पहले नंबर पर फिनलैंड है और भारत का स्थान जो है 108वां है मेरे भाई। आगे चलते हैं, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 को देख लेते हैं। जारी किसने किया है? पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। 133 देशों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। पहले स्थान पर अमेरिका और भारत को जो है 49वां स्थान दिया गया है। आगे चलते हैं, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 को देख लेते हैं। जारी किसने किया है? विश्व वन्यजीव कोष WWF, ठीक है, के द्वारा जारी किया गया है। 180 देशों को इसके अंदर शामिल किया गया है और लग्जमबर्ग पहले स्थान पर है और भारत देखो 176वें स्थान पर है मेरे भाई। टोटल 180 देश हैं और 180 में से 176वें स्थान पर है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक। ये वैश्विक प्रकृति संरक्षण से आप समझ रहे हो क्या होता है? प्रकृति संरक्षण। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, वैसे शायद मैंने कल तो नहीं, परसों वाली क्लास में दिया था। प्रकृति संरक्षण का मतलब क्या है मेरे भाई, पता है? अभी जो है बीजेपी के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, चलो लिखने छोड़ो, प्रधानमंत्री आने वाले, जींद के अंदर ये न्यूज आपको पता भी होगी। ठीक है, तो जो जींद का रेलवे स्टेशन है ना, उस रेलवे स्टेशन के आगे एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था मेरे भाई। अरे ये क्या बना दिया मैंने? एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था, 100+ सालों से ये पेड़ खड़ा था, बहुत बड़ा पेड़ था, भारी भरकम पेड़ था। इस पेड़ को काट दिया मेरे भाई, इस पेड़ को काट दिया, गिरा दिया मेरे भाई। इसको बोलते हैं प्रकृति संरक्षण के विरुद्ध काम करना। तो इसके अंदर हमारी रैंक देख लो 176वीं है, टोटल 180 देश है। अब भाई जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, आप देख रहे होगे 1.50 जो है बिलियन से हम क्रॉस कर गए हैं, इसके आसपास तो हम पहुंच ही गए हैं। अब जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या के रहने के लिए घर तो चाहिएंगे ना। अब घर चाहिएंगे तो जाहिर सी बात है जंगलों को साफ करना पड़ेगा, या फिर जो अपने खास मित्र हैं उनको जो है किसी को पोर्ट बनाने के लिए जगह दे दी, किसी को क्या करने के लिए जगह दे दी, उनके लिए जंगल साफ कर दिए। उत्तराखंड में देख लो अभी ये चल रहा था कि भाई पतंजलि ने कितने जंगल काट दिए, बताओ। तो प्रकृति को काटोगे तो भाई प्रकृति एक दिन अपना बदला हिसाब पूरा कर लेगी। प्रकृति से आज तक इंसान नहीं जीत पाया, सिर्फ उसकी कल्पना है कि मैं प्रकृति से, मैंने टेक्नोलॉजी बना ली है, प्रकृति को मैं हरा सकता हूं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल वहम में है वो इंसान। ठीक है, जिस दिन प्रकृति अपने वाली पे आएगी ना, सिर्फ 1 मिनट लगेगी और इस इंसान को उसकी औकात दिखाने में सिर्फ 1 मिनट लगेगी मेरे भाई।
और प्रकृति ऐसा डेफिनेटली एक दिन करेगी। जब कहते हैं ना कि घड़ा भर जाता है ना, हद से घड़ा, झूठ का घड़ा भर जाता है, उस दिन प्रकृति अपना हिसाब बराबर कर लेगी 1 मिनट में। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं मेरे भाई, देख लेते हैं पॉइंट नंबर 36। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में जारी किसने किया है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया गया है। 142 देशों ने इसके अंदर पार्ट लिया है। डेनमार्क पहले नंबर पर रहा है और भारत जो है 79th रैंक पर रहा है मेरे भाई। तो ये सारे जो है रिपोर्ट इंडेक्स हमने देख लिए हैं, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट थे। वीडियो आपको जो है पूरा देखना है, 2 से 3 बार देख लेना, तभी जो है ये पूरा जो है रैंक आपकी जो है क्लियर हो पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, अब फटाफट हम जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 30 क्वेश्चन जो है लगा लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत किस देश के राष्ट्रपति को अमेरिका सेना के द्वारा गिरफ्तार किया गया था? वेनेजुएला। देख के आए थे ना, वेनेजुएला ढूंढ लो। अच्छा, वेनेजुएला नहीं लिखा तो नाम ढूंढ लो मेरे भाई। ठीक है, तो राइट हो जाएगा। निकोलस मादुरो को जो है, ये वेनेजुएला के थे मेरे भाई, इनको गिरफ्तार करने के लिए जो है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया गया था। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए सब कुछ मैं यहां पर आपको दे रहा हूं। ठीक है, फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन जो है सागर बंधु जो है ये शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? नशीली दवाओं के सिंडिकेट को खत्म करने के लिए एनसीबी और दिल्ली पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस जो है ये चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा ऑपरेशन कालनेमी चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देख के आए थे ना, कालनेमी जो बाबे होते हैं आजकल वर्तमान में ढोंगी बाबा होते हैं ना, बन जाते हैं, उन्हीं के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया था कालनेमी उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा धार्मिक वेश में ठगी करने वालों को पकड़ने के लिए जो है ये ऑपरेशन चलाया गया था। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। नीति आयोग के द्वारा जारी चौथा निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 पहला ही जो हमने ये पीडीएफ शुरू की थी उसका जो है पहला ही टॉपिक था मेरे भाई। ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा था? पहले स्थान पर कौन सा था मेरे भाई? तीसरे नंबर पर गुजरात था। दूसरे नंबर पर कौन सा था मेरे भाई? दूसरे नंबर पर जो है पहले नंबर पर महाराष्ट्र था ना। ठीक है, ये चीज याद रखना, पहले नंबर पर महाराष्ट्र था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु था शायद। ठीक है, तो ये याद रखना है, पहले नंबर पर महाराष्ट्र था मेरे भाई। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में प्रथम स्थान जो है किस शहर को मिला है? तो प्रथम स्थान जो है किस शहर को मिला है? तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंदौर को 8वीं बार मिला है मेरे भाई। ठीक है, याद रखना 8वीं बार पहले स्थान पर ये रहा है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। 7 बोल रहा है नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में हरियाणा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो हरियाणा को मेरे भाई परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 80वीं हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये 2026 की बता रहा है ना, 2025 में कौन सी रैंक थी? 85 रैंक थी मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार सैन्य शक्ति के मामले में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान कौन सा रहा है? फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार सैन्य शक्ति के मामले में भारत का रैंक रहा है मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, चौथे नंबर पर रहा है। पहले नंबर पर कौन रहा है? अमेरिका रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 देखे आए थे, भारत की स्थिति क्या है? पहले नंबर पर कौन था? नॉर्वे था। ठीक है ना, ये पहले भी याद रखना, पहले नंबर पर कौन था? तो भारत कौन से नंबर पर है? 131वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 51वां हो जाएगा, सॉरी 151वां हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो 151वां जो है भारत का रैंक हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है रून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश के द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया सैन्य हमला था? इजराइल याद रखना, तो ये ईरान के खिलाफ किसने किया था? इजराइल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर देख लेते हैं। FSSAI के द्वारा छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? यानी कि पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर कौन रहा है? केरल जो है पहले स्थान पर
रहा है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14, ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है? तो आप सभी जानते हैं, अभी हम देख के आए थे, तेलंगाना की पुलिस ने जो है ये चलाया था मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15, नीति आयोग के द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, ये पहली है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, में 18 राज्यों में हरियाणा का स्थान क्या रहा है? तो हरियाणा का क्या स्थान था? 14वें नंबर पर हरियाणा रहा था, ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो ऑपरेशन जो मिडनाइट है, ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य हमला करने के उद्देश्य से जो है इसको चलाया गया था। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक गरीबी आबादी किस देश में रहती है? तो हमारे प्यारे भारत देश के अंदर रहती है मेरे भाई। ठीक है, 23 करोड़ समथिंग डाटा था ऊपर, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 23 करोड़ जो है ना, ये सबसे ज्यादा गरीब हैं, ये भारत के अंदर रहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना भारत के अंदर जो है ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18, वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन बॉम्बी बकेट कहां संचालित किया गया था? तो कहां संचालित किया गया था मेरे भाई? तो ये नैनीताल के अंदर जो है संचालित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं, स्मार्ट सिटी इंडेक्स में दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? तो आप सभी जानते हैं 104वां दिल्ली को दिया गया था, और मुंबई को कौन सा दिया गया था? मुंबई को दिया गया था 106वां मेरे भाई, याद रखना ये दोनों चीजें। ठीक है, 104वां, बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा 19 का। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मेरे भाई, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किन दो राज्य की सीमा पर चलाया गया नक्सल विरोधी ऑपरेशन था? तो ये नक्सल विरोधी सबसे बड़ा ऑपरेशन था, ब्लैक फॉरेस्ट इसका नाम था, और ये किसके द्वारा चलाया गया था? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है चलाया गया था मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21, और 21 बोल रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण की मुख्य थीम क्या थी? तो मुख्य थीम थी मेरे भाई, कम करें, पुनः चक्रण करें। ठीक है, आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर, आप सभी जानते हैं पीओ के अधिकारित जो पाकिस्तान है वहां पर जो है ये चलाया गया था, अमरनाथ यात्रा नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में डेनमार्क शीर्ष पर है, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत 96वें नंबर पर जो है इसके अंदर है मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का 49वां है रैंक, इसे किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो इसे किस संस्था के द्वारा जारी किया जाए? पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, ऑपरेशन फाल्कन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन फाल्कन का मुख्य उद्देश्य असम में गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया था मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मेरे को लग रहा है ये पूछा जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 15वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं, ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा जो है चलाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा चलाया गया। कामधेनु यानी कि जो गो हत्या होती है ना, कामधेनु आएगा ना, कामधेनु जम्मू कश्मीर के द्वारा चलाया गया भैया, याद रखना। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, मवेशियों के लिए चलाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया भी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्कोर 0.685 रहा है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसमें प्रथम स्थान पर मेरे भाई डेनमार्क रहा है, ऑप्शन नंबर डेनमार्क नहीं रहा, आइसलैंड रहा है मेरे भाई। ठीक है, आइसलैंड आ जाएगा। 28 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? भाई कौन सा अभियान चलाया गया था? नन्हे फरिश्ते चलाया गया था। ठीक है, 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब लगातार 8वीं बार इंदौर ने जीता है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आज का हमारा वीडियो था, तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है क्लास आपको कैसी लग रही है, वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रहा है, और जो मेरा 60 मार्क्स का फ्री बैच जो मैंने चलाया था वो आपको कैसा लग रहा है, कैसी आपकी जो है तैयारी चल रही है मेरे साथ जुड़ने के बाद मेरे भाई। ठीक है, ये आपका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मेरे लिए, इसीलिए जरूर बताया करो आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट हो, क्वेरी हो, या कोई भी आपका सजेशन हो, या आपको लगता हो कि भाई ये टॉपिक करवाना जरूरी है, मैंने अभी तक नहीं करा है, तो बार बार कमेंट में प्लीज बता दिया करो यार, इतना डाटा मैं करवाता हूं ना, कुछ चीजें स्किप हो जाती है मेरे भाई।
समझ रहे हो मेरी बात? आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। बाकी आपको बस मेरे लिए एक काम करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो सभी के साथ, और चैनल को भी शेयर कर दिया करो। और कोई नया बच्चा है उसको कह दिया करो भाई सब्सक्राइब कर ले, काफी इंपॉर्टेंट डाटा यहां पर मिलता है। और टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। क्यों कर लेना? क्योंकि सारी पीडीएफ, सारे अपडेट जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।